हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम 3 सवाल तक जो प्रश्नावली 1A है उसको हल कर चुके थे। अब इस क्लास में चौथे सवाल से आगे चलेंगे और देखेंगे चौथा सवाल क्या है। और 3 सवाल जो है वो पिछली क्लास में हल हो चुके थे। पहली क्लास जो प्रश्नावली 1A की थी उसमें पहला ही क्वेश्चन हुआ था और जो दूसरी क्लास थी उसमें दूसरा और तीसरा सवाल हल हुआ था। अब चौथे सवाल से इस क्लास को शुरू करेंगे। तो देखेंगे इसमें जो चौथा सवाल है वो है यदि HCF 306,657 बराबर नहीं। इसका मतलब है बच्चों कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया गया है। अब LCM 306 657 ज्ञात करना है। तो हमें इसमें 306 और 657 का HCF दिया गया है और 306 और 657 का ही हमें LCM ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं का हमें HCF दिया है बच्चों और इन दोनों संख्याओं का LCM हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है उसको आपको याद करना होगा। छोटी क्लासों में भी आप पढ़ते आ रहे होंगे तो उस फॉर्मूले को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुणा LCM। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ना लिखकर ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। छोटी क्लासों में आपने खूब पढ़ा होगा इसको। तो इसी से हम इसका LCM ज्ञात करें। दो संख्या है वो, उसमें पहली संख्या हमें यह दी गई है, दूसरी है। तो पहली संख्या 306 है बच्चों, गुणा दूसरी संख्या 657 है बच्चों। पहली संख्या 306 है गुणा दूसरी संख्या 657 है बराबर HCF। तो HCF बच्चों हमें 9 दिया गया, गुणा LCM हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर यह बराबर में है तो 9 से इनको हम काट सकते हैं। 9 से यह भी संख्या कट जाएगी और 9 से यह भी संख्या कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुणा में हो बराबर में है और यहाँ पर भी यह दोनों गुणा में है। तो 9 से यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो 9 से हम इस संख्या को काटेंगे 657 को। तो सबसे पहले 9 का भाग 65 में देंगे तो 9 सत्ते 63 आएगा। 9 का भाग 65 में देंगे बच्चों तो 9 सत्ते 63 आएगा और 65 में से हम 63 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर 2 बचेगा और जब 65 में भाग दिया तो 2 शेष बचा, आगे 7 और है तो यह 27 हो जाएगा। अब 9 का भाग 27 में देंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 9 से है 73 बार कटेगा। 9 का भाग दिया सबसे पहले 65 में तो 9 सत्ते 63, 2 शेष बचेगा तो यह 27 हो जाएगा। तो 9 तिया 27 हो जाएगा। तो जो LCM बराबर निकल कर आएगा बच्चों वो आएगा 306 गुणा 73। यहाँ पर 9 से संख्या को विभाजित किया और जो LCM निकल कर आएगा बच्चों हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 छक्के 18 होता है। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 होगा। अब 18 यहाँ पर पूरे लिखे जाए क्योंकि 0 है और 3 तिया 9 होगा। इसी प्रकार 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 छक्के 42 होगा, पूरा 42 लिखेंगे। 7 छक्के 42 होगा, 7 ती 21 होगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 9 4 13 आ जाएगा, 1 को 1 2, यहाँ पर 22 338 आ जाएगा। एक बार फिर गुणा करके देख लीजिए। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18 आएगा, 3 तिया 9 आएगा। 7 का गुणा 6 में करेंगे 6 7 42 हो जाएगा, 7 ती 21 8 आया, 2 1 3 आया, 9 4 13, हाथ से लगी 1 और 1 2 हो गया और 2। तो 22 338 उत्तर निकल कर आ गया, 22,338। तो यहाँ से हम सीधा जो मान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो फॉर्मूला है बच्चों वो आप लोगों को याद रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। यहाँ से कोई भी हमें एक मान पूछ सकता है, HCF LCM दे सकता है, दूसरी संख्या की पहली भी पूछ सकता है, कोई भी हम इससे मान निकाल दे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह सवाल तो हमने कंप्लीट कर लिया जो कि बहुत ही आसान सवाल था।
अब पांचवें सवाल की ओर चलते हैं कि पांचवा सवाल क्या है। तो बच्चों पांचवा सवाल यहाँ पर लिखें। तो पांचवा सवाल है बच्चों जो वो है कि यदि HCF यदि HCF 200 यदि HCF 225,60 बराबर दिया गया है कि 225 और 60 का जो HCF है वो दिया गया है 225 गुणा 5 माइनस 10x। 225 और 60 का HCF है वो दिया गया है 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा पांचवा सवाल। तो बच्चों इसमें लिखा गया है कि यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बच्चों 225 और 60 का हमें HCF दिया गया है जो कि है 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो बच्चों हम देखेंगे यदि हम इसका HCF निकालेंगे तो इन दोनों का जब HCF हम निकालेंगे तो कोई संख्या ही निकल कर आएगी, लेकिन यहाँ पर संख्या के साथ साथ x भी दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि अभी हमें इसमें वास्तव में इसका हकीकत में इसका मासा क्या है वो अभी हमें पता नहीं। यह जो मासा दिया गया है वो x के फॉर्म में दिया गया है, x के रूप में हमें यह मासा यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों संख्याओं का वास्तव में हकीकत में इनका हम मासा निकालेंगे। यह वास्तव में इसका मासा नहीं, यह x के रूप में दिया गया है, लेकिन अभी हमें इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, फिर इसके बाद हम HCF निकालेंगे। बच्चों में जो भी हम HCF और LCM निकालेंगे सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उन्हीं की मदद से हम HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें वास्तविक इनका मासा निकालना है कि इनका जो वास्तविक मासा है वो बच्चों क्या होगा। अभी ये x के फॉर्म में दिया गया, तो दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले तो 225 को काटेंगे तो बच्चों यह संख्या दो से तो विभाजित नहीं होगी, यह 3 से विभाजित होगी। तो 3 का भाग सबसे पहले 22 में देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 22 में से 21 गया तो एक शेष बचेगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 पंजे 15 हो जाए। 3 का भाग 22 में दिया तो 3 सत्ते 21, एक शेष बचा तो 3 पंचे 15 हो जाए। 3 पंचे 15 हो जाए। अब 3 का भाग 75 में देंगे तो 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 दिया 75 होता है। अब यह 5 से कटेगी संख्या, 5 पंचे 25 हो जाएगा, और 5 एक 5। इसी प्रकार हम 60 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल तो बच्चों यह संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 30 बार कट जाएगी। 2 से है 15 बार कट जाएगी। इसके बाद यह 3 से कटेगी, 3 पंचे 15, 5 से 5 एकम 5 हो जाएगी। तो 3 से 225 को काटा तो 75 बार कटा, 3 से 75 को 25 बार, फिर 5 से 25, 5 से इसी प्रकार 60 को काटा। तो यहाँ पर जो 225 है उसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो इस तरीके से आए। इन सभी को यहाँ पर हम गुणा में लिख देंगे। तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि इसको जो अभाज्य गुणनखंड है सबसे पहले 3 आया तो 3 लिख दिया, फिर 3 आया तो गुणा में 3, फिर 5 आया गुणा में 5। अब 60 के जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों वो इस तरीके से हैं। 2 आया 2 बार तो 2 गुणा 2, फिर 3 आया फिर 5 आया। अब हमें इनका HCF निकालना है कि इनका HCF क्या होगा। यह तो आ गए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका HCF निकालना है कि वास्तव में इन दो संख्याओं का जो HCF है वो आखिर में है क्या, आखिरकार वो HCF है क्या। ये तो x की फॉर्म में दिया, तो हम HCF निकालेंगे तो देखेंगे कि 2 नीचे है लेकिन 2 ऊपर नहीं है। 3 देखेंगे तो 3 एक बार ऊपर आया, 3 एक बार नीचे आया, तो एक बार है मैच हो गया, तो 3 आ जाए। गुणा देखें तो अब यहाँ पर जो 3 है वो एक बार ही आया था, और यहाँ पर भी एक बार हमने मैच कर दी, लेकिन ऊपर जो 3 है वो एक बार और आया, लेकिन अब यहाँ पर 3 है ही नहीं, सिर्फ एक बार था तो एक बार मैच हो गया, लेकिन ऊपर तो है एक बार लेकिन नीचे अब नहीं, तो 3 नहीं आया। इसी प्रकार 5, एक बार 5 ऊपर है, एक बार जो 5 है वो नीचे दिया, तो 5 भी आ जाएगा। अब यह 5 तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ पर एक 5 और है, लेकिन अब नीचे कोई 5 नहीं है।
तो एक एक बार ऊपर नीचे 3 मिल गए और एक एक बार ऊपर नीचे 5 मिल गए, तो 3 गुणा 5, तो जो HCF है वो बराबर 15 आ जाएगा। तो जो HCF है बच्चों वो बराबर 15 आ जाएगा। और जो सवाल में हमें HCF दिया गया है वो दिया गया है 225 गुणा 5 माइनस 10x। यह सवाल में हमें HCF दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो HCF जो निकल कर आया हमारा HCF वो 15 आया। जो HCF हमारा निकल कर आया, अभी जो हमने HCF निकाला बच्चों वो 15 निकल कर आया। और जो सवाल में ऊपर दिया गया है 225 गुणा 5 माइनस 10 है, तो बच्चों यह भी एक HCF है। तो 15 भी HCF है और यह भी एक HCF है। जब दोनों ही HCF है तो आपस में बराबर ही मान, क्योंकि दोनों मान एक ही है। यह x की फॉर्म में HCF है और यह सीधा संख्या में HCF है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि यह जो 15 है वो भी हमारा HCF है और यह जो 225 गुणा 5 माइनस 10x है वो भी हमारा HCF है। तो दोनों को हम बराबर लिखेंगे। तो एक तरफ तो हम लिख देंगे बच्चों 225 गुणा 5 माइनस 10x और बराबर 15। तो बच्चों दोनों ही है HCF है, तो एक तरफ हम लिख देंगे 225 गुणा 5 माइनस 10x और दूसरी तरफ हम लिख देंगे 15। अब 5 इनका हम गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, 2 हाथ से लगी, 5 दूनी 10 हो तो 12 हो जाएगा, फिर 1 हाथ से लगी, 5 दूनी 10 हो 11। 5 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 पंचे 25, 2 हाथ से, 5 दूनी 10, 2 हाथ से जुड़ी तो 12 हो गया, फिर 1 हाथ से लगी, 5 दूनी 10 हो 11। अब बच्चों इस 15 को हम इस तरफ लेकर आएंगे पक्षांतर करके। यह जो 15 है इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे। यह जो 15 यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ आकर यह क्या हो जाएगा माइनस में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस 15 को पक्षांतर करके इस तरफ लाए तो माइनस का होगा। अब यह जो 10x है माइनस का, इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस का 10x आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे 1125 में से 15, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा और ये 1110। 25 में से 15 तो 10 बचा और 1110 आए और यहाँ पर 10x है। और यहाँ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10x बराबर 1110, 1110। अब x बराबर आए तो है 1110 ऊपर और इसके नीचे 10 आ जाएगा। तो क्योंकि है यहाँ पर गुणा में तो 1110 के नीचे 10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा और जो x का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों वो 111 आएगा, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। तो x का जो मान है वो 111 होगा। तो इस सवाल में बच्चों हमें HCF पहले से दिया गया था। इसके बाद हमने 225 और 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालकर उनका वास्तव में मासन निकाला, तो जो 15 आया था। इसके बाद 15 और इस HCF को बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही मान बच्चों HCF थी, तो HCF को HCF के बराबर कर दिया। इसके बाद जो x का मान निकल कर आया वो 111 आया। तो उम्मीद है बच्चों यह सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बस आप क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, क्लास से जुड़े रहिए और अपना रिवीजन भी करते रहिए। तो यहाँ पर हमने सवाल को भी बच्चों कंप्लीट किया। तो चौथा सवाल कंप्लीट किया, पांचवा। अब जो छठा सवाल है उसको हम लिखते हैं। तो छठवां सवाल है बच्चों जिसमें दिया गया है कि यदि दिया गया है कि यदि HCF 120 यदि HCF 120 225 बराबर 15 है। बच्चों इसमें दिया गया है कि यदि HCF 120 225 बराबर 15 है तो LCM 120 225, तो LCM 120 225 ज्ञात करना है। 25 ज्ञात कीजिए। तो यह हमें इनका LCM ज्ञात करना है। तो बच्चों यह जो सवाल है इसमें HCF 120 और 225 बराबर 15 दिया गया।
120 और 225 का एचसीएफ 15 दिया गया, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना। तो बच्चों इसमें 120 और 225 का हमें एचसीएफ 15 दिया गया और हमें 120 और 225 का ही एलसीएम ज्ञात करना। तो यह चौथे सवाल जैसा ही सवाल है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा बच्चों। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसी फॉर्मूले से इसका उत्तर प्राप्त हो। तो पहली जो संख्या है वो है 120 गुणा जो दूसरी संख्या है वो है 225 बराबर एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें इसमें 15 दिया गया और अब हमें एलसीएम इसमें ज्ञात करना। पहली जो संख्या है वो 120 दी गई, दूसरी जो संख्या है वो 225, एचसीएफ हमें 15 दिया गया, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इस संख्या से हम इस संख्या को काट सकते हैं या एलसीएम बराबर हम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर आएगा 120 गुणा 225 और यह जो 15 संख्या है वो दूसरी तरफ जाकर इसके नीचे आ जाएगी बटे में, इसीलिए हम इसको इससे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि यदि डायरेक्ट नहीं काटना है तो इसको हम इसके नीचे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यह भाग में ही आएगी संख्या, क्योंकि गुणा में है दोनों जगह बराबर, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। नहीं काटना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 15 का भाग हम देंगे इसमें, 15 से 120 भी कट जाएगा, 15 से 225 भी कट जाएगा। तो 15 का भाग 225 में देंगे तो 15 बार ही कटेगा, क्योंकि 15 गुणा 15 होता है 225। तो 15 का भाग 225 में देंगे तो 15 बार कटेगा, क्योंकि 15 सबसे पहले 22 में देंगे तो 15 एक हम 15, फिर 7 शेष बच जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो 15 पंचे 75 या 15 का वर्ग भी होता है 225। तो ऊपर 120 आ गया गुणा 15 का, तो इनका हम गुणा करेंगे तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो 15 का गुणा 0 0, 15 दून 30 की 0 आएगी, 3 हासिल लगेगी, 15 एकम 15 3 18। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 1800 निकल कर आ जाएगा। तो 1800 इसका जो उत्तर हो जाए। तो इसे ही चौथे ही सवाल जैसा यह भी एक सवाल था। तो इसमें हमें पहली और दूसरी संख्या दी गई थी और इसका एचसीएफ भी दिया गया था और एलसीएम ज्ञात करना। तो वही जो फॉर्मूला है बेसिक, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, उसी की मदद से हमने इसका उत्तर भी प्राप्त किया। अब बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगला सवाल क्या है। इसी तरह से बच्चों पूरे कोर्स को हम लोग कवर करते रहे, बस पेशेंस रखिए आप सभी। अब 7वां सवाल है, 7वें सवाल को हमें हल करना। तो बच्चों 7वें सवाल में एक चित्र सा दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है जो 7वां सवाल है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र बना है उसको भी हम बना देते हैं। तो यह है y और यहाँ पर 4 लिखा गया है और यहाँ पर x लिखा गया है और यहाँ पर जो है वो 3 है और यहाँ पर जो है वो 7 है। यहाँ पर y है, फिर 4 और x है और 3 और 7 है। तो बच्चों इस चित्र की मदद से हमें x और y के मान निकालें। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ से जो 3 से एक लाइन आ रही है वो x पर जाकर खत्म हो रही है। 3 से एक लाइन x पर आ रही है और यहाँ पर 7 से एक लाइन यहाँ पर आ रही है। तो यह दोनों जो लाइन है वो x पर आ रही है। तो x बराबर हो जाएगा, जो जब दो लाइनें एक ही जगह आ रही हैं तो बच्चों x बराबर जो हो जाएगा तो इन 3 और 7 का गुणा हो जाएगा। तो x बराबर होगा 3 गुणा 7, क्योंकि 3 वाली लाइन भी x पर आकर मिलती है और 7 वाली लाइन भी x पर आकर मिलती है। तो जो x का मान हो जाएगा बच्चों वो 3 और 7 का गुणनफल हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 और 7 का गुणा करेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा। तो जो x बराबर है वो 21 निकल कर आ गया। अब हमें y का मान निकालना है।
तो y बराबर क्या हो। इसी प्रकार देखेंगे बच्चों हम कि 4 की जो लाइन है वो भी y पर जाकर मिल रही और जो x की लाइन है वो भी y पर जाकर मिल रही है। तो y बराबर जो होगा वो 4 और x का गुणनफल हो जाएगा, 4 गुणा x। जिस तरह से यहाँ पर 3 की लाइन और 7 की लाइन जाकर x पर मिल रही थी, 3 की लाइन भी x पर आकर मिल रही थी और 7 की लाइन भी x पर आकर मिल रही थी। तो जो x का मान हो गया वो 3 और 7 का गुणनफल, तो 21 निकल कर आ गया। इसी प्रकार 4 वाली लाइन भी y पर मिल रही है और x वाली लाइन भी y पर आ रही है। तो y का जो मान हो जाए वो 4 और x का गुणनफल हो जाए। और यहाँ पर अभी हमने x का मान निकाला ही है, जो x का मान निकल कर आया वो 21 आया। अब 21 का जो गुणा है वो 4 में करेंगे तो 21 चौके 84 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो x का जो मान है वो 21 आ जाएगा, y का जो मान है वो 84 आ जाएगा। तो इसी तरह के यदि हमें कोई सवाल भी मिलेंगे तो उनको हम ऐसे ही करेंगे, जब दो रेखाएं एक ही जगह मिलती हैं तो इसका जो मान है वो इन दोनों के मानों का गुणनफल हो जाएगा। तो यह बहुत ही आसान सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बच्चों सवालों को हल करते रहेंगे। अब अगला जो सवाल है वो है 8वां सवाल। अगला जो सवाल है वो है 8वां सवाल। तो इसमें दिया गया है कि 18 और इसमें दिया गया है कि 18 और 117 कि 18 और 117 के SCF, 18 और 117 के SCF को 18 और 117 के SCF को 18m माइनस 117, 18m माइनस 117 के 18m माइनस 117 के रूप में 17 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करना है और इसमें बोला गया है कि साथ ही, तो इसमें बोला गया है कि साथ ही 18 और 117 का 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया है बच्चों कि 18 और 117 की SCF को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का LCM भी हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया है कि 18 और 117 के SCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया। तो बच्चों इसमें 18 और 117 जो है उसके SCF को इस रूप में दर्शाया गया है। तो हमें m का मान यहाँ पर ज्ञात करना। तो कहने का मतलब है कि 18 और 117 का हमें SCF यह दिया गया। लेकिन यदि हम देखें तो क्या 18 और 117 के SCF यह आएगा? यह तो हमें सवाल में दिया गया, लेकिन जो वास्तव में है जो इसका SCF है वो कुछ और ही आएगा। जैसा कि पिछला जो हमने सवाल हल किया था उसमें भी ऐसा ही दिया गया था कि जो उसका SCF है वो x की फॉर्म में दिया गया। तो सबसे पहले हमने उन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालकर उनका वास्तविक SCF निकाला कि इनका वास्तविक SCF क्या होगा। तो यहाँ पर भी 18 और 117 का जो SCF है वो वास्तविक रूप में हम निकालेंगे कि संख्या में क्या है। तो यहाँ पर हम 18 और 117 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 18 और 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। इसके बाद 3 से विभाजित करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 से 9 बार कटा, 3 से 3 बार, 3 से 1। अब 117 को काटेंगे तो 117 को काटेंगे तो बच्चों 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। 3 का भाग 11 में तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 से इस बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा।
और उसको 3 से विभाजित करेंगे तो 13×3 = 39 हो जाएगा, और 13 से काटेंगे तो 13×1 = 13 हो जाएगा। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए वो आ गए 2×3×3। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए वो आ गए 2×3×3। और इसी तरह से 117 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए वो आ गए 3×3×13। 18 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2×3×3 आए, और 117 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 3×3×13 है। तो सबसे पहले तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। यह 18 के अभाज्य गुणनखंड और यह 117 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो देखेंगे 2 ऊपर है लेकिन 2 नीचे नहीं है। 3 है तो 3 एक बार ऊपर है, 3 एक बार नीचे, तो एक एक जगह मैच होगी तो 3 आ जाए। अब देखेंगे कि 3 एक बार नीचे और है और 3 एक बार ऊपर और है, तो एक एक बार और भी मैच होगी। एक बार 3 ऊपर एक बार नीचे, यह मैच हो गया तो 3 लिख दी। एक बार फिर ऊपर 3 है, एक बार फिर 3 नीचे, तो यह हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर है वो निकल कर 9 आ जाएगा। तो यह तो एचसीएफ निकल कर जो वास्तविक एचसीएफ है वो 9 आ गया। और जो हमें सवाल में इसका एचसीएफ दिया गया वो यह दिया गया। तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकल कर आया, वास्तविक एचसीएफ वो 9 निकल कर आया एचसीएफ। तो यह वास्तविक मास है और यह एम की फॉर्म में दिया गया, लेकिन है तो मासा, यह भी एक मासा ही है। भले ही यह 18m - 117m के फॉर्म में दिया गया, लेकिन यह भी तो एक मासा ही है। और यह जो 9 है वो भी एक मासा है, यह भी मासा है और यह भी मासा है, दोनों मासा है एचसीएफ। तो दोनों को हम आपस में बराबर रखें, क्योंकि दोनों ही मान एचसीएफ, तो दोनों आपस में बराबर भी होंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे 18m - 117, क्योंकि यह भी एचसीएफ है। दूसरी तरफ लिखेंगे हम 9, 18m - 117 और बराबर में m। अब 18m बराबर 9 और इस 117 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करके तो है प्लस में हो जाएगा 117। अब 18m बराबर आएगा तो इसमें जोड़ देंगे 9 7 16, 1 को 1 2, 126 हो जाएगा। यह 126 हो जाएगा। अब m बराबर निकालेंगे तो 126/18 हो जाएगा। जब हम m बराबर निकालेंगे तो यह 126/18 हो जाएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, एचसीएफ बराबर 9, इस तरफ 18m - 117, यह भी बच्चों एचसीएफ है और बराबर में 9, यह भी एचसीएफ है, इसलिए हमने इन दोनों मानों को बराबर किया। पिछला भी एक सवाल ऐसा लगाया था, यह भी एचसीएफ यह भी एचसीएफ, जब दोनों एचसीएफ तो बराबर होंगे। अब 117 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए तो प्लस में हो गया 126। अब 18 से काटेंगे बच्चों तो 7 बार विभाजित होगा, क्योंकि 7 8 56, 7 दूनी 7 5 12, 18 7 126 हो जाएगा। तो एम का मान निकल कर आएगा वो 7 आएगा। तो यहाँ पर एम का जो मान निकल कर आ गया 7, और जो एचसीएफ है वो 9 निकल कर आ गया। यदि हम चाहें तो यहीं से हम एलसीएम भी इसका निकाल सकते हैं, यहीं से इसका एलसीएम भी आ जाएगा, यहीं से इसका एलसीएम भी आ जाएगा। इसका जो एलसीएम है वो ऐसे आ जाएगा, 3×3×13 कर देंगे हम, तो 3 3 9 हो जाएगा, गुणा 13, 13 9 में 117। इसका जो सॉरी यह नहीं, यह 18 के अभाज्य गुणनखंड है और यह 117 को 2 भी आएगा, और 3 जो है वो 2 बार आएगा, और जो 13 है वो आएगा। मैंने यह सोचकर लिख लिया, जबकि 18 के गुणनखंड है 117। तो यहाँ से भी हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 आएगा, 3 2 बार है तो 3×3 आएगा 13, गुणा करेंगे तो 2 3 6 3 18 होगा, गुणा 13 होगा, गुणा करेंगे 13 8 104 होगा, 10 हासिल लगी, 13 13 और 10 23 तो 234 आएगा। तो यहाँ से भी हम इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। यदि हमें ऐसा नहीं निकालना है तो हम इसको डाल देते। यदि हमें ऐसे इसका एलसीएम नहीं निकालना है तो हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो एचसीएफ है वो 9 आया है, और एम का भी मान आ गया 7, एम का जो मान है वो 7 आया। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यदि ऐसा नहीं निकालना है तो उस फॉर्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जो फॉर्मूला है, पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। इसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 117, HCF हमने 9 निकाला तो LCM यहाँ से निकालेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो जो LCM निकल कर आएगा बच्चों वो आएगा 2 गुणा 117, तो 234 निकल कर आ जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, तो M का मान 7 आ गया और LCM 234 निकल कर आ गया। तो यह दोनों सवाल के उत्तर हो। यह भी एक बहुत ही आसान सा सवाल था। अब आगे अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। देखेंगे अगला जो सवाल है वो क्या है। अगला जो सवाल है वो 9वां सवाल। अगला जो सवाल है वो है 9वां सवाल। 9वां सवाल है तो इसमें दिया गया है 9वां सवाल कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। यह जो सवाल इसमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस सवाल को यहाँ पर हम समझेंगे। सिर्फ इसमें पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कि यहाँ पर हमें n का कोई प्राकृत संख्या लेना है कि n की जगह प्राकृत संख्याएं जैसे होती हैं 1 2 3 4 ये सभी हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। तो हमें n पर कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे, जैसे यह 6 की घात n है। सबसे पहले सवाल को अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, जो 1 2 3 4 सभी प्राकृत संख्या है। n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो उनके कहने का मतलब है कि यह जो हमें एक मान दिया गया है 6 की घात n, तो n की जगह हम कोई भी एक प्राकृत संख्या रखें, रख दें तो क्या यह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जैसे यदि 6 है इस पर हम 2 घात रख दें, क्योंकि वो बोल रहा है कि n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या रख दें। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कोई भी यहाँ पर हम रख कर देखें, तो हमने जैसे यहाँ पर 2 रखा, और जब 6 की घात n था और वह बोल रहा है हमसे कि n की जगह संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए n की जगह हमें कोई मान रखना है, जैसे हमने 2 रख लिया तो 6 का वर्ग करेंगे तो यह 36 आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि क्या n की जगह कोई हम मान रखेंगे तो अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि 6 का जब वर्ग हुआ तो यह जो संख्या है वो 6 पर समाप्त हो रही है। 6 का वर्ग 36 हुआ और यह जो संख्या समाप्त हो रही है, कहने का मतलब है कि संख्या का जो आखिरी अंक है वो 6 आ रहा है, और इसमें बोला गया है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें जो कह रहा है उसका मतलब बच्चों यह है कि वो कह रहा है यदि 6 की घात जो n है, तो n की जगह यदि हम कोई मान रखेंगे और उसका जब उत्तर निकालेंगे हल करके, तो क्या वो अंक 0 पर समाप्त होगा। जैसे यहाँ पर यह अंक 6 पर समाप्त हुआ, तो क्या वह 0 पर समाप्त होगा। तो यदि हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालें बच्चों, तो 2 गुणा 3 होंगे। 6 को यदि हम काटें तो सबसे पहले 2 से 3 बार कटेगा, फिर 3 से 1 बार कटेगा। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 आएंगे। और कोई भी संख्या बच्चों हमें 0 पर समाप्त करनी है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए।
यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त करनी है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब 2 और 5 मिलेंगी तभी 10 आएगा। 2 और 5 मिलेंगे तो 0 बनेगा 10, और 10 में 0 आए। तो कहने का मतलब है यदि हमें कोई भी संख्या 0 पर समाप्त करनी है तो जो हमें संख्या दी गई है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 तो होने ही चाहिए, क्योंकि 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 10 में ही हम 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यदि यह 10 है या 20 कुछ भी लिखते हैं हम, तो कोई भी संख्या लिख दें 50 जिसके पीछे 0 है, तो देखेंगे हम कि कोई भी संख्या है जिसके पीछे 0 है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही 0 बनता है, क्योंकि 2 और 5 का आपस में जब गुणा होगा तभी वो 0 बनेगा। और जब आखिर में किसी संख्या में 0 आ गया तो हम उसका वर्ग करें, जैसे 10 का वर्ग करें तो 100 आएगा, 20 का वर्ग करें तो 400 आएगा, 50 का वर्ग करें तो 2500 आएगा। तो कोई संख्या जो एक बार 0 हो जाती है और उसका जब हम वर्ग करेंगे या कोई भी हम उस पर मान रखेंगे, यहाँ पर हमने 2 2 रखा, 3 3 रख के देखिए, 4 4 रख के देखिए, 5 भी मान रख के देखिए, तो देखेंगे कि जो संख्या है वो 0 पर ही समाप्त होगी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही 0 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, तभी हमें 0 प्राप्त होगा और तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। जैसे यहाँ पर 6 की घात n हो, कोई भी हम संख्या लें, 6 की जगह यदि 10 हो, 10 पर कितनी भी घात कर दें तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। 10 का वर्ग 100, यदि 10 पर 3 घात होती तो 1000 होती, और होती तो 1 0, और इसी प्रकार बढ़ते जाते। देखें यदि कोई संख्या हमें दी गई है और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा, केवल 2 से काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों आने चाहिए, तभी वह अंक 0 पर समाप्त हो। तो हमें सिर्फ इसके बाद में यही लिख देना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, जबकि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, या उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 आता है तभी वह 0 बनेगी, वह 0 एक बार आ जाते। तो इसका कितना भी हम घात में मान रख लें, आखिर में यह संख्या 0 पर ही समाप्त होगी। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं, तो इस पर हम n की जगह कोई भी घात ले लें, कोई भी मान ले लें, तो यह जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमें सिर्फ इसमें यही बताना था कि क्या है 6 की घात जो n है तो 0 पर समाप्त होगी, तो कभी यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आते, क्योंकि 2 और 5 ही 0 बनाते, और जब तक 0 नहीं आएगा तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आपको यह याद रखना है अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस 9वें सवाल को खत्म किया। यहाँ पर सिर्फ समझने ही वाली बात थी, सिर्फ समझना था हमें कि 0 हमें कैसे प्राप्त होगा। अब आगे हमें जो सवाल है वो है 10वां सवाल। तो इसमें दिया गया है कि व्याख्या कीजिए, कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और फिर एक संख्या और दी गई है, एक मान और दिया गया है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। पहला जो मान है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्याएं क्यों है, तो इसमें स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा है कि जो संख्या है वो भाज्य संख्याएं हैं। इस सवाल की भाषा से हमें पता चल रहा है कि जो संख्या है वो भाज्य है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि भाज्य संख्या क्यों है, हमें उसका कारण देना है। तो बच्चों, ये जो सवाल की भाषा है उससे यह निष्कर्ष तो निकल ही रहा है कि जो भी यह हमें संख्याएं दी गई हैं, यदि हम इनको हल करेंगे तो वो भाज्य संख्याएं ही आएंगी, लेकिन हमें उसका कारण पूछा गया है कि यह जो भाज्य संख्याएं हैं
वो क्यों भाज्य है, हमें उसका कारण देना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझेंगे। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं समझेंगे कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या, यदि हमने यह समझ लिया कि भाज्य और अभाज्य क्या है तो निष्कर्ष हम अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। तो इस तरह बच्चों भाज्य संख्याएं वे होती हैं, सबसे पहले तो हम कोई भी संख्या लिखें, जैसे कोई भी संख्या लिख दी मैंने 10, तो सबसे पहले तो कोई भी जो संख्या होती है वो स्वयं से विभाजित होती है और एक से भी विभाजित होती है। दुनिया में जितनी भी संख्या है वो सब स्वयं से भी विभाजित होंगी और एक से भी। जैसे यह 10 है, यदि इसमें हम एक का भाग दें तो यह 10 बार ही जाएगा। यदि किसी संख्या में एक का भाग देंगे तो उतनी ही बार जाएगा जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं। यदि 100 में भाग दें तो एक का भाग 100 में दें तो 100 बार जाएगा। एक का भाग एक में दें तो एक आएगा, एक का भाग 50 में दें तो 50 आएगा। तो कहने का मतलब है यदि एक का भाग हम किसी भी संख्या में देते हैं तो वही मान प्राप्त होता है जिस संख्या में हम एक का भाग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी दुनिया में कोई भी संख्या उसमें हम एक का भाग दे सकते हैं। और जो संख्या है कोई भी संख्या है उसमें स्वयं का भी भाग चला जाता है। तो इस 10 में एक का भी भाग जाएगा और इस 10 में हम 10 का भी भाग दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सभी संख्याएं होती हैं, कोई भी संख्या हो उसमें एक का भी भाग जाता है और स्वयं का भी भाग जाता है। अब हमें समझना है कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर, क्योंकि बच्चों सभी संख्याएं स्वयं से विभाजित हो जाती हैं और एक से भी विभाजित हो जाती हैं, तो हमें यह जो मान है वो छोड़कर चलने हैं कि स्वयं से विभाजित हो रही है तो उसको भी छोड़कर चलना है और एक से विभाजित हो रही है उसको भी छोड़कर चलना है, क्योंकि सभी संख्या स्वयं और एक से विभाजित होती है, कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या। तो अब समझना है भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं को छोड़ दें उस संख्या को और एक को छोड़ दें, इसके अलावा यदि और किसी संख्या से वह विभाजित होती है तो वह मानी जाएगी कि वह एक भाज्य संख्या है। यदि कोई संख्या या ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर और अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, भले ही और वह अदर कोई एक ही संख्या क्यों ना हो, तो भाज्य संख्या मानी जाएगी। जैसे हम देखें तो यह जो 10 है वो एक से भी विभाजित होगी और स्वयं 10 से भी हुई, तो इनको हम छोड़ देंगे। अब इसके अलावा यह संख्या जो है वो किससे विभाजित होती है, तो देखें हम 10 2 से भी विभाजित हो जाए, 5 से भी विभाजित हो जाए, तो स्वयं और एक के अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि 2 और 5 2 से विभाजित होना चाहिए। स्वयं और एक के अलावा यदि एक ही पर्सनल किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर और किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगी, तो वो भाज्य संख्या मानी। जैसे 4 है, 4 को देखें तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 15 देखें तो 15 स्वयं और एक को छिड़कर 3 से विभाजित हो जाएगी, 5 से भी विभाजित हो जाएगी। और लिखें 36 6 से विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या जो किसी संख्या से कट सकती है, कहने का मतलब है उसमें और किसी संख्या का भाग चला जाता है या और किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो भाज्य संख्या मानी जाती है। अब दूसरी तरफ अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकती। जैसे 3 देख लें, 3 भी अभाज्य संख्या में आ, क्योंकि 3 स्वयं और एक को छिड़कर किसी से नहीं कटे। 2 भी अभाज्य संख्या में, 5 भी होगा और 11 है। तो कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकती, तो ऐसी संख्या अभाज्य। और भाज्य संख्या जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और संख्या से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे 120 से 2 से कट जाएगी, 36 से 6 से कट, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित होंगी ही नहीं। जैसे 13 है, 17 संख्या हुई, 19 हुई, 23 हुई, तो यह बच्चों ऐसी संख्या है, देख लें आप, यह किसी से भी विभाजित नहीं है, स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित हो ही नहीं सकती।
तो अभाज्य संख्या ऐसी ही होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे। जैसे 29 देख लें, 29 भी किसी से नहीं कटेगी। 31 देख लें, तो ऐसी बहुत सारी अनंत संख्या होती है जो अभाज्य होती है, जो किसी से नहीं कटती है। तो हमने यहाँ पर समझा कि भाज्य अभाज्य संख्या क्या है। तो बच्चों, भाज्य संख्या वो है जो स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से यदि वह कट जाती है तो भाज्य अभाज्य जो किसी से नहीं कटती है, स्वयं और एक को छोड़। अब हम इनको हल करके बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इसको हम हल करें तो यदि चाहे तो इसमें हम 13 कॉमन भी ले लें, या फिर सीधा सीधा इसमें हम गुणा कर सकते हैं। 13 कॉमन भी ले सकते हैं, सीधा सीधा गुणा। तो इसमें सीधा सीधा हम गुणा कर देते हैं। तो 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 सत्ते 77 होगा, गुणा 13 प्लस 13। सबसे पहले 7 का गुणा 11 में किया तो 11 सत्ते 77 गुणा 13 प्लस 13। यदि हम इसमें 13 कॉमन लेना चाहें तो 13 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो सीधा गुणा करें तो 13 सत्ते 91 होगा। 91 की एक आएगी, हासिल 9 लगे। 13 सत्ते 91 की एक आएगा और 9 हासिल। फिर गुणा करेंगे 13 सत्ते 91, तो 91 इसमें 9 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 1001 हो जाएगा। प्लस है 13, 13 इसको लिख देंगे। तो इसमें हम चाहें तो 13 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेकर भी इसको हल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने इसको सीधा सीधा गुणा कर दिया। 7 का गुणा 11 में किया तो 11 सत्ते 77, फिर 13 का गुणा किया तो 13 सत्ते 91, 9 हासिल लगा दी। 13 सत्ते 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, तो 1001 आया और यह 13, तो यहाँ पर 1014 आ जाए। अब इस सवाल में जो भाषा दी गई इसमें पूछा है भाज्य संख्या क्यों है। तो इससे हमें यह निष्कर्ष तो निश्चित ही निकल रहा है, निश्चित ही यह सिद्ध हो रहा है कि यह जो संख्या है इनको हल करके जो संख्या प्राप्त होगी वो एक भाज्य संख्या होगी। लेकिन हमें उसका कारण देना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखेंगे बच्चों, यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, यदि हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 0 2 सत्ते 14, तो 507 बार कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1000 जो 14 संख्या है वो 2 से कट जाएगी 507 बार। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यह जो संख्या है वो स्वयं और एक के अलावा 2 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह जो संख्या है वो स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं और एक को छोड़कर 2 से विभाजित होती है। स्वयं और एक को छोड़कर 2 से विभाजित होती है। तो इसीलिए बच्चों यह एक भाज्य संख्या मानी जाएगी। तो हमें यह जो 1014 जो उत्तर आया, तो हम इसके नीचे लिखेंगे कि यह जो संख्या है स्वयं और एक को छोड़कर 2 से विभाजित होती है, तो इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरे का हम उत्तर निकालेंगे और उसमें भी हमें सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हल करेंगे तो इसमें दिया गया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ से गुणा करना हम शुरू करें। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6 आएगा, 6 का गुणा 4 में तो 6 चौके 24 आएगा। तो 1 का गुणा 2 में किया 2 3 6 चौके 24 आएगा। तो यहाँ पर आया 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 24 और यह प्लस में 5 भी। 1 का गुणा 2 में 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6 चौके 24 हो गया। यहाँ पर है 7 गुणा 6 गुणा 5 24 हो गया प्लस 5। आगे गुणा करेंगे तो 7 गुणा, अब 6 पंचे 30 हो जाएगा। गुणा कैसे ही हम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम क्रम से ही इसको गुणा करते हुए, यदि हम कुछ टेक्निक तरीके से गुणा कर सकते हैं तो वो भी सही होगा, उत्तर वही आएगा। तो यहाँ पर हमने 1 का गुणा 2 में किया, फिर 3 में, 2 3 6 चौके 24। 7 को लिख दिया, 7 6 पंचे 30 आ जाएगा, गुणा 24 प्लस 5। अब 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, तो 210 आएगा, गुणा 2400 प्लस 5 आ जाएगा। तो
7 या 21, 210 आ जाएगा गुणा 24 प्लस 5। अब 24 का गुणा इसमें करेंगे तो 24 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 24 का गुणा 1 में करेंगे 24 एकम 24, 2 हासिल लगेगी। 24 का गुणा 0 में किया तो 0 आया। 24 एकम 24 हासिल 2 लगी। 24 दूनी 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50 आएगा प्लस 5। तो इन सभी का जब हमने गुणा किया तो 5040 निकल कर आया और प्लस में 5 है तो यह आएगा 5045। तो हम देखेंगे कि यह जो 5045 है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 9 45। तो यह जो 5045 है वो 1009 बार कट जाएगी 5 से। तो कहने का मतलब है यह जो संख्या है वो स्वयं एक को छोड़कर 5 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह संख्या 5 से विभाजित है। यह जो संख्या है वो 5 से विभाजित है, तो इसीलिए यह एक भाज्य संख्या मानी जाए। क्योंकि यह जो संख्या है वो 5 से विभाजित हो रही है, तो इसलिए यह एक भाज्य संख्या मानी जाए। क्योंकि 5045 है वो स्वयं, और यदि एक को छोड़ दें तो 5 से विभाजित होती है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो बस हमें इसमें यही लिखना है। सबसे पहले इनका मान निकालना है, क्या मान आता है, फिर उसके नीचे उसकी भाषा को लिखना है। तो इसको जब हल किया तो 1014 आया, जो कि 2 से विभाजित हो रही थी, और यह 5 से, यह एक भाज्य संख्या है। और बच्चों इसी तरह से हम कोर्स को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और आप सब लोग अपना रिवीजन करते रहिए और पेशेंस रखिए। रोज जो क्लास होती है उसको आप पढ़िए और इसके नोट्स भी टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे आज से। आज नहीं तो कल से जरूर। जितनी जो अभी पिछली 2 क्लासें हो गई हो, इस क्लास को मिला के तीसरी क्लास है, तो इन सभी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।